हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश सिविल क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक का प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है भारत एक परिचय तथा आज भारत का भूगोल, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है तथा जैसे आगामी एग्ज़ाम जैसे हम कह सकते हैं बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, पीटी का एग्ज़ाम जो कुछ समय में होने वाला है, बीडीओ एग्ज़ाम तथा कई जो परीक्षा जिसमें भूगोल पूछा जाता है उसकी दृष्टि से आज का यह टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है तथा जिसे हम एक इस तरीके से समझ सकते हैं जिससे हमारा परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए आज का भारत एक परिचय। तो सर्वप्रथम हम याद रख सकते हैं भारत के बारे में कि जैसे अगर देखिए कि ये क्या है, गोलार्ध है। तो गोलार्ध की अगर बात की जाती है तो गोलार्ध को अगर देखा जाता है तो सबसे पहले गोलार्ध में क्या देखा जाता है, गोलार्ध में देखा जाता है कि जो भारत है वह भारत जो अपना है वह किस गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे देखा जाए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो जो भारत होता है वह कहाँ पर अवस्थित होता है, तो हम इसे देख सकते हैं ये इस यहाँ पर अवस्थित होता है। इसी वजह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित माना जाता है। जबकि अगर आकार को देखा जाता है तो यह कैसा होता है, चतुष्कोणीय होता है। इनकी कैसा आकार है, चतुष्कोणीय है। जबकि अगर जलवायु की बात की जाती है तो जलवायु कैसी होती है, हम कह सकते हैं जलवायु है मानसूनी। जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। जबकि अगर इस देश की, अगर इंडिया की बात की जाती है, जो अपना देश भारत है उसको अगर देखा जाता है तो सर्वप्रथम अगर उसके नामकरण की बात की जाती है, आज कई लोग इसे इंडिया कहते हैं, कोई भारत कहता है, तो उससे हम समझ सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए जो अपना देश भारत है उसे सर्वप्रथम जब हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ तो इस देश का नाम क्या पड़ता है, हम कह सकते हैं हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, हम कह सकते हैं आर्यावर्त। आर्यों ने नाम क्या दिया था, आर्यावर्त नाम दिया था। जबकि होता क्या है, आर्यों के जो राजा थे, आर्यों के राजा का नाम भरत था, तो भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था, भारतवर्ष पड़ जाता है। जबकि जब हमारे देश में ईरानियों का आगमन हुआ, अब ईरानियों की अगर बात की जाती है तो ईरानी कौन, हम कह सकते हैं जो ईरानी आक्रमणकारी हमारे देश में आने वाले प्रथम विदेशी आक्रमणकारी थे। और उन्होंने क्या नाम दिया, क्योंकि वह शाका चढ़ा की तरह करते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे, तो उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। इसको क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। जबकि अगर यूनानी आए जब हमारे देश में, यूनानी कौन, तो हम कह सकते हैं सिकंदर महान जब हमारे देश पर आक्रमण करता है तो यूनानियों के द्वारा इसे देश को क्या नाम दिया जाता है, इंडिया नाम दिया जाता है। जबकि संविधान, अब बात की जाती है कि संविधान की, कि हमारे भारतीय जो संविधान है उसने कौन से नामों को मान्यता दी है, तो हमें याद रखना होगा। एक तो नाम है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत और इंडिया संवैधानिक नाम है। जबकि अगर पूछा जाता है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, पत्थर का टुकड़ा, उसमें भारत का नाम क्या मिलता है, हम कह सकते हैं डेरोथो द्वीप नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, डेरोथो द्वीप। जबकि भारत का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अभिलेख की बात की जाती है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जबकि पुराण कौन सा है, वायु पुराण में हम कैसे हैं, वायु पुराण में भी भारत का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर भारत को देखा जाता है, ये क्या है, भारत है। तो अगर भारत को देखा जाए तो हम भारत के बारे में याद रख सकते हैं कि भारत को दो भागों में बांटा जाता है। ऊपरी जो भाग होता है इसे कहते हैं स्थलीय क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं, स्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऊपरी भाग को स्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है, 15,200 है। स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है, 15,200 है। जबकि निचला जो क्षेत्र होता है इसे किस में बांटा जाता है, जलीय क्षेत्र में बांटा जाता है। और जलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी होती है, 15,200। कुल कितनी लंबाई हम याद रखना होगा, 15,200। जबकि भारत ने स्थल सीमा तो है और ये भी सीमा है 15,200। अगर द्वीपों की बात की जाए, क्योंकि द्वीप जो होते हैं, द्वीप किसे कहा जाता है, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर जल पाया जाता हो। अगर द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है तो इसकी कुल लंबाई कुल कितनी हो जाती है, हमें याद रखना होगा, 75, 16.6 क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। जबकि अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई कुल कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की है
33। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कुल कितनी है? 29 33। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितनी है? 32 14। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुल कितनी है? 32 14 देखी जाती है। अगर देखा जाए पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य पूछा जाता है तो पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तथा अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु भी है, अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है जिसे कहा जाता है किबिथु। क्या कहा जाता है? किबिथु। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और किबिथु है कहाँ पर? तो ये भी हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जबकि पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तथा हम कह सकते हैं गुजरात पश्चिमी राज्य, तथा गुजरात में पश्चिमी बिंदु अवस्थित है जिसका नाम क्या है? हम कह सकते हैं जिसका नाम क्या है? गौर माता गुहार मोती। क्या नाम है? गौर माता। इसे हम कह सकते हैं गौर माता या गुहार मोती हम कह सकते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। तथा गुजरात के बारे में हम याद रख सकते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो हमें याद रखना होगा गोवा। कौन है? गोवा है। इसको भी हम याद रख सकते हैं। अगर देखा जाता है उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तरी राज्य, तो उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जबकि उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो हमें याद रखना होगा उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। और यह कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दक्षिणी राज्य देखा जाता है तो दक्षिणी राज्य कौन सा है? दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। दक्षिणी जो राज्य है वह है तमिलनाडु। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। जबकि अगर देखा जाए दक्षिणी बिंदु कौन सा हुआ, तो दक्षिणी बिंदु जो होता है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। इसे ये कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। जबकि अगर भारत के क्षेत्रफल को देखा जाए तो हम याद रख सकते हैं, जबकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा जाता है तो हम कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि ये अक्षांशीय विस्तार होता है। देशांतरीय विस्तार कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक हम क्या कह सकते हैं? 97 डिग्री 25 मिनट तक हम कह सकते हैं ये देशांतरीय विस्तार देखा जाता है। अगर देखा जाएगा क्षेत्रफल को तो हमें याद रखना होगा। क्षेत्रफल की अगर बात की जाएगी तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व के कुल कितने परसेंट है? तो 2.43%, 2.43% है। जबकि विश्व में भारत कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल में? तो हम कह सकते हैं 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो पहला कौन सा है? तो हम कह सकते हैं रूस। पहला कौन सा आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। रूस के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद चीन है। चीन के बाद अमेरिका है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है? भारत आता है। जबकि 8वें नंबर पर हमें याद रखना होगा 8वें नंबर पर कौन सा आता है? अर्जेंटीना आता है। कौन सा आता है? अर्जेंटीना आता है। जबकि हम याद रख सकते हैं अगर पूछा जाता है भारत में बताइए कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो हम याद रख सकते हैं कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। दूसरी बात, अगर सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रख सकते हैं गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जबकि अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश की, अगर देखा जाता है उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम आता है? तो हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला प्रथम आता है? तो हम याद रख सकते हैं लखीमपुर खीरी आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। तथा हम देख सकते हैं हापुड़। हापुड़ की अगर बात की जाती है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हम याद रख सकते हैं हापुड़ है। अगर देखा जाता है जनसंख्या को कि जनसंख्या में क्या आता है भारत का स्थान, तो याद रख सकते हैं चीन। प्रथम पर कौन आता है? चीन आता है। और जबकि द्वितीय नंबर पर कौन सा आता है? भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। दूसरी बात, अगर हमें याद रखना होगा विश्व जनसंख्या दिवस क्या कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो क्या होता है
11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया तो उसी समय एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि 2023 में जिस समय हमारे देश की जनगणना होगी उस समय जो हमारा देश भारत है वह प्रथम पायदान पर खड़ा होगा। दूसरी बात अगर देखा जाता है जनसंख्या है कुल कितनी जनसंख्या है तो 1,21,08 54,977 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जनगणना हो नहीं पाई है तो उस वजह से 121 करोड़ देखी जाती है। विश्व के कुल कितनी परसेंट है 17.5% है। पुरुष जनसंख्या कितनी है 62, 32, 70 258, जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 58, 75, 84, 719 हम कह सकते हैं ये महिलाओं की जनसंख्या देखी जाती है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे अगर देखा जाता है कि अगर देखा जाता है रेखाएं, रेखा की अगर बात की जाती है तो सर्वप्रथम हम याद रख सकते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है उसे 23 सही 1/2 23.5 रेखा भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तथा कौन कौन से राज्य होते हैं तो हमें याद रखना होगा ट्रिक के माध्यम से। मित्र पर गमछा झाड़, तो सबसे पहले मी से क्या हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो ये कौन से हम राज्य कह सकते हैं जो कर्क रेखा यानी कि 23 सही 1/2 रेखा जिसे कहा जाता है। जबकि अगर देखा जाता है मानक समय रेखा जो मानक 82 सही 1/2 रेखा या याम उत्तर रेखा या मानक समय रेखा जिसे कहा जाता है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ये हम कह सकते हैं ये आते हैं मानक समय रेखा पर राज्य आते हैं। जबकि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के मध्य यह रेखा होकर गुजरती है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं मानक समय रेखा। जबकि अगर एक संगठन की बात की जाती है जिसका नाम है सार्क, नाम क्या है सार्क है, तो सार्क के बारे में सबसे पहले हमें याद रखना होगा पिछले वर्ष पीटी तथा यूपीपीसीएस एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। सार्क की अगर बात की जाती है, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना होती कब है 1985 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है 1985 में होती है। जबकि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि हम कह सकते हैं इसके 8 देश सदस्य हैं। इसके कितने देश सदस्य हैं 8 देश सदस्य हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, मालदीव है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका है। इस प्रकार हम इसको भी हम याद कर सकते हैं। जबकि अगर देखा जाता है भारत में अगर राज्यों को देखा जाता है तो सर्वप्रथम हम याद रख सकते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा लगभग 700 जिलों में विभाजित किया जाता है देश भारत को। तो इसमें हम याद रख सकते हैं ये 28 राज्यों के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर की जाती है ये गुजरात लगा हुआ है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल आता है। केरल के बाद की अगर बात की जाती है ये कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत में तटीय राज्य कुल कितने हैं, तो तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है 9 है। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है 9 है। जबकि अगर पूछा जाता है 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन से जाने जाते हैं, तो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से इन राज्यों को जाना जाता है। पहला होता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये जो 7 जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद कैसे कर सकते हैं, MMAANT, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके बाद अगर देखा जाता है गुजरात के बाद क्या राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख लगा हुआ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड, और ये तेलंगाना लगा हुआ है, छत्तीसगढ़। अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है 28 हो जाती है। जबकि अगर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज को अगर देखा जाता है तो इनको भी हम याद कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये भी समझना जरूरी है कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जो केंद्र के अधीन होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर प्रशासक, यानी कि जैसे राज्यों में CM कार्य करता है तो वहाँ पर प्रशासक के द्वारा उस केंद्र शासित प्रदेश का संचालन होता है। तथा केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया जाता है जो विशेष महत्व प्रकट करता है। तो जैसे समझ लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, जम्मू कश्मीर है,
तो जम्मू कश्मीर को हम याद क्यों कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में सीधा प्रश्न हमें याद रखना चाहिए। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल जो था अनुच्छेद 370 जो इनकी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के रूप में मान्यता देता था। लेकिन हुआ क्या कि 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा यहाँ पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान के मध्य जो हम कैसे रेड क्लिफ रेखा है उस वजह से, क्योंकि यहाँ पर विवाद बना रहता है, तो इस वजह हम कह सकते हैं इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जबकि अगर लद्दाख की बात की जाती है तो लद्दाख जो है, लद्दाख की अगर बात की जाती है तो यह चीन से लगा हुआ क्षेत्र होता है, विवादित क्षेत्र। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जबकि अगर दिल्ली की बात की जाती है तो दिल्ली को हम याद रख सकते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली केंद्र बिंदु रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जबकि चंडीगढ़ की बात की जाती है तो चंडीगढ़ के बारे में हम याद रख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा की राजधानी क्या है? पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इस वजह से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जबकि दादरा नगर हवेली दमन दीव को क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। तटीय है, पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तटीय है। जबकि लक्षद्वीप क्या है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये क्या है? द्वीप हैं। इस वजह से इस क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह हम देखते हैं कि भारत में कुल द्वीप समूह की संख्या केवल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे अगर प्रश्न बनता है कि बताइए भारत का पशु क्या है? बाघ है। विरासत पशु क्या है? हाथी है। विरासत पशु क्या है? हाथी है। पक्षी की बात की जाती है तो पक्षी के रूप में हम याद रख सकते हैं मोर है। पक्षी क्या है? मोर है। जबकि वृक्ष की बात की जाती है बरगद। वृक्ष क्या है? बरगद है। पुष्प क्या है? कमल है। पुष्प क्या है? कमल है। चिन्ह की बात की जाएगी तो अशोक स्तंभ क्या है? यहाँ पर चिन्ह है। राष्ट्रीय गान जनगण-मन। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण-मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। जबकि तिरंगा को बनाने वाले कौन थे? तो हमें याद रखना होगा पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। और 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया का दिवस होता है। इसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। और जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन को हम याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाता है कि दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाती है, दशकीय वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि को हम याद रख सकते हैं। भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7% है। लिंगानुपात पूछा जाता है तो लिंगानुपात को हम याद रख सकते हैं। लिंगानुपात कुल कितना है? 918, यानी कि 918 लिंगानुपात है। 900 कितना है? 918 ये शिशु लिंगानुपात है। जबकि कुल लिंगानुपात कितना है? 943। जबकि जनसंख्या घनत्व को अगर देखा जाता है तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। जबकि अगर देखा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है, तो हमें याद रखना चाहिए बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। साक्षरता की बात की जाएगी, भारत की कुल साक्षरता 73% है। 80.9 पुरुषों की साक्षरता है, जबकि 64.6 महिलाओं की साक्षरता है। जबकि साक्षरता में प्रथम जो राज्य है वह है केरल है। जबकि अंतिम पर कौन है? बिहार। सबसे कौन सा है? केरल है। जबकि अंतिम पर कौन आता है? बिहार आता है। ग्रामीण जनसंख्या कुल कितनी परसेंट है? 68.8% है। 31.2 शहरी जनसंख्या है। जबकि अगर देखा जाता है पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान कुल कितने परसेंट पर देखे जाते हैं? 10%, 18%, 27% और 43%। बड़े बंदरगाहों की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। बड़े बंदरगाह कुल कितनी है? 13 है। जबकि बड़ी नदियाँ कुल कितनी है? 23 नदियाँ हैं। जबकि SC और ST की अगर बात की जाती है कुल कितने परसेंट निवास करते हैं भारत में? तो 16.5%। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या है उतनी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत में निवास करते हैं अनुसूचित जाति। और ST की बात की जाएगी तो 8.6% हम कह सकते हैं ये यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद अगर देखा जाता है कि भारत की जो सीमा है वह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो हमें याद रखना होगा। पहला इनकी जो देश होता है बांग्लादेश होता है। बांग्लादेश लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, म्यांमार लगा हुआ है, भूटान लगा हुआ है, अफगानिस्तान लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे अगर देखा जाता है कि अगर देखा जाएगा बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की लंबाई कुल बांग्लादेश 4096 है।
4096 कौन कौन से राज्य लगे हैं? पश्चिम बंगाल लगा है, मेघालय लगा है, मिजोरम लगा है, त्रिपुरा लगा है, असम लगा है। बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश से ये भी हमें याद रखना होगा, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है और 4096.7 लगती है। इसके बाद हम बांग्लादेश के बाद कौन सा है? चीन आता है। कौन है? चीन है। तो चीन की बात की जाएगी, 3488 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये 5 राज्य हम कह सकते हैं लगे हुए हैं। बांग्लादेश, चीन। पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान की कितनी है? 33 देश। और पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जबकि भारत अपना 15 अगस्त 1947 को। और आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने नंबर का मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं भारत ने आज़ादी को, जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था वह 76वां है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 76वां है, जबकि अमृत महोत्सव कितने वर्षों में होता है? 25 वर्षों में होता है। इसके बाद अगर देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान से कौन कौन से लगेंगे, तो यहाँ पर पंजाब लगा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं। नेपाल की बात की जाती है तो नेपाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कई बार प्रश्न बनते हैं। तो नेपाल की अगर बात की जाएगी तो नेपाल से हम कह सकते हैं, नेपाल से कितने राज्य लगे हुए? 5 राज्य लगे हुए। उत्तर प्रदेश लगा हुआ, पश्चिम बंगाल लगा हुआ, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। जबकि उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है नेपाल की? तो हम कह सकते हैं 1751 है। कुल कितनी लंबाई है? 1751। म्यांमार की बात की जाएगी तो म्यांमार को हम देख सकते हैं, म्यांमार की अगर म्यांमार को देखा जाता है तो म्यांमार की कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय 1643 हैं। कौन कौन से लगे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, नागालैंड लगा हुआ है, मिजोरम, मणिपुर लगा हुआ है, तथा कोको चैनल और भारत के मध्य से यह जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। दूसरी बात हम याद रख सकते हैं कि भूटान को देख सकते हैं। भूटान को अगर देखा जाता है 699। और कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, सिक्किम लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम। जबकि अफगानिस्तान सबसे कम सीमा अगर किसी भी देश की लगती है तो है अफगानिस्तान, क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर तथा POK वाला जो क्षेत्र है जो विवादित रहता है वह इससे लगा हुआ है। जबकि अगर श्रीलंका की बात की जाती है तो श्रीलंका भी हम कह सकते हैं यहाँ से लगा हुआ है कि जलीय सीमा से अलग होता है। कौन कौन से? पम्बन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, रामेश्वरम द्वीप। ये क्या होते हैं? ये विभाजन करते हैं। ये क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। भारत और एवं श्रीलंका का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। जबकि इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप से अलग होता है, सुमात्रा द्वीप से इंडिया अलग होता है। जबकि अगर देखा जाता है जलीय क्षेत्रों को देखा जाए तो जलीय क्षेत्रों में जो भारत की अपनी सीमा होती है, जो भारत की अपनी स्वयं की सीमा है, तो उसे हम कह सकते हैं अपने, जिस तरह हम देखते हैं कि भारत स्थल क्षेत्र से रेखाओं के द्वारा अपने देश का संरक्षण करता है, उसी तरह जलीय क्षेत्र के द्वारा वह संरक्षण करता है। तो हम कह सकते हैं 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है वह भारत का अपना क्षेत्र है। इस पर संपूर्ण दायित्व होता है। जितनी बंदरगाह संबंधी कार्य होते हैं वह 12 नॉटिकल मील के मध्य होते हैं। जबकि अगर देखा जाता है इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वह 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है। इसमें होता क्या है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे इनकी जो जल सेना है उसके द्वारा हमारे देश का सुरक्षा की जाती है। जबकि इसके बाद का जो है क्षेत्र होता है यह 200 नॉटिकल मील के मध्य होता है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे पहचान हमें पता चलती है कि यहाँ से हमारे देश की शुरुआत होती है, इस एरिया की शुरुआत होती है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। जबकि अगर देखा जाता है प्रमुख चैनल को अगर देखा जाए, चैनल क्या होते हैं? चैनल वायु होते हैं, जिससे हमारे जलीय क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहली बात 8 डिग्री चैनल है, वह किसको किससे अलग करता है? तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को क्या करता है? मिनिकॉय से अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल की अगर बात की जाती है तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजन कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। तो इस तरह हम इनकी संपूर्ण भारत के परिचय को हमने देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।